बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। आज से नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज के तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच का आगाज हुआ है। 22 साल के बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम नेशनल स्टेडियम कराची में कोई टेस्ट मैच खेल रही है और आज पहले दिन पाकिस्तान की टीम, जिसने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया था, 304 रन बनाकर अपनी पहली इनिंग्स में आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से टॉप स्कोरर रहे कप्तान बाबर आजम, जिन्होंने 78 रन स्कोर किए। उसके अलावा सलमान अली आगा ने निस्फ सेंचुरी बनाई और 45 रन अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाले अजहर अली ने स्कोर किए। इंग्लैंड की जानिब से उनके स्पिनर्स ने 6 विकेटें ली। 4 विकेटें लेफ्ट आर्म स्पिनर जैक लीच ने हासिल की, जबकि 2 विकेटें राइट आर्म लेग स्पिनर रेहान अहमद ने, जो अपना डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने हासिल की। तो ये सूरत हाल है। और फिर आज ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तब्दीली अमल में आ रही है और नजम सेठी को पीसीबी के चेयरमैनशिप का मजबूत तरीन उम्मीदवार तस्वुर किया जा रहा है। आज सब जगह पर एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई जब नजम सेठी और उनकी एहलिया जुगनू मोहसिन ने वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की और फिर उसके बाद से खबरों का बाजार गर्म हो गया कि नजम सेठी जो है वो पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा संभाल लें और गालिबन वजीर आजम शहबाज शरीफ उन्हें ये टास्क दे रहे हैं कि पुराने आइन को बहाल किया जाए और उस आइन के तहत जो रीजन्स थे और जो इदारों की टीमें थी उसके हवाले से, और बाज़ हल्के तो ये भी कह रहे हैं कि समरी जो है वो भेज दी गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आईपीसी मिनिस्ट्री को, और आईपीसी मिनिस्ट्री वो समरी जो है वो आगे की तरफ बढ़ाएगी। रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन आज नेशनल स्टेडियम कराची में थे। पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराची आया हुआ है। शायद पीएसएल की ड्राफ्टिंग थी, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग हैं, चाहे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो सलमान नसीर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो आपके जो पीसीबी के फैसल हसनैन, उसके अलावा जो पीएसएल के डायरेक्टर हो, जो हेड हो उस्मान वाला, बेशुमार लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में आज मौजूद थे। और ख़ास बात यह कि नेशनल स्टेडियम कराची की जो पार्किंग है, वहाँ जो करोला गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, हर ऑफिशियल के पास एक एक गाड़ी है रेंट की। तो माशाल्लाह पीसीबी जो है वो तो सोने की चिड़िया है। और अब आइंदा दिनों में क्या होने जा रहा है, हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है अब क्या होता है। लेकिन आज के मैच के हवाले से हम बात करेंगे, पीसीबी के माली मामलात के हवाले से बात करेंगे। कराची में टेस्ट मैच हो रहा है, क्या उन क्रिकेटर्स को जिन्होंने पाकिस्तान की सब कैच अपने सर पर सजाई, क्या उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑनर किया? ये सारी बातें आज हम करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सिलेक्टर शोएब मोहम्मद, जो 3 मरतबा सिलेक्टर रहे। और क्रिकेट के हवाले से शोएब मोहम्मद जिस तरह से अपने कॉमेंट्स देते, हर कोई उसे अप्रिशिएट करता है। इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते और वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम निस्बतन बेहतर पोजीशन में नजर आती है। पाकिस्तान 300 के हदफ के नजदीक है और इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच में चौथी इनिंग्स खेलनी है। नेशनल स्टेडियम कराची की पिच पर गेंद पहले दिन से ही टर्न होना शुरू हो गई है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंग्लैंड की जानिब से अपना टेस्ट कैरियर शुरू करने वाले 18 साल लेग स्पिनर रेहान अहमद ने 2 विकेटें हासिल की हैं। आज पाकिस्तान ने अपनी टीम में ओपनर इमामुल हक की जगह शान मसूद को शामिल किया, जबकि वसीम जूनियर को टेस्ट कैप दी गई। शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले फास्ट बॉलर वसीम जूनियर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले 253वें खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की जानिब से लेस्टरशायर से ताल्लुक रखने वाले लेग स्पिनर रेहान अहमद ने अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया। रेहान अहमद सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं और उनकी उम्र 18 बरस 126 दिन है। इस तरह वो इंग्लैंड की जानिब से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले कम उम्र तरीन क्रिकेटर बन गए। उन्होंने ब्रायन क्लोज के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिनकी उम्र उस वक्त 18 बरस 140 दिन थी। अजहर अली आज पाकिस्तान की जानिब से अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। चूंकि ये पिच टर्न होना शुरू हो गई है, अब देखते हैं कि आया ये मैच 4 दिन में खत्म होता है या 5वें दिन तक जाता है। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। पाकिस्तान ने एक अच्छा बेहतर स्कोर किया, 304 रन पहले ही दिन पाकिस्तान ने 79 ओवर्स की बैटिंग के बाद ये स्कोर किया है, जिससे लगता ही है कि अब पाकिस्तानी टीम थोड़ा सा रिलैक्स्ड है और पाकिस्तानी टीम पर वो दबाव नहीं है। अगर कम स्कोर पर लोग कह रहे थे 250 रन के अंदर अंदर अगर पाकिस्तान आउट हो जाता तो शायद इंग्लिश टीम, जिसका कि एक स्टाइल है खेलने का, तो मुश्किल डाल सकता था। शोएब मोहम्मद मौजूद है, इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं और आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स आज जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर
आप शोएब मोहम्मद से कुछ पूछना चाहें तो 021 डायल करके 35804224 पर आप कॉल कीजिएगा और शोएब से आप सवालात पूछिएगा। शोएब, कैसी देखते हैं आज जो पिच थी वही ड्राई फ्लैट, ये विकेट आप समझते हैं दीगर जो 2 टेस्ट मैचेस के मुकाबले में कुछ ज्यादा ड्राई नहीं लग रही आपको? बहुत ज्यादा स्लो भी है। हाँ। पिछले मैचों में आप देखें कि ड्राइव और सारे ऑन पे शॉट लग रहे थे और इस तरह, और यहाँ जो शॉर्ट पिच डिलीवरी है वो भी तकरीबन जो कीपर तक भी मुश्किल से पहुंच रही है, कभी कभार हाथ में आ जाती, कभी बीच में भी टिप्पा पड़ रहा है। तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो है, और बीइंग द फर्स्ट डे ये आगे चल के और स्लो होनी है, लो बाउंस भी होनी है और टर्न भी ज्यादा होना है। तो डेफिनेटली ये 4.5 दिन में डेफिनेटली रिजल्ट आ सकता है इस मैच का। और पाकिस्तान ने रीजनेबली अच्छा स्कोर 300 ऑन अ स्लो ट्रैक एक दिन के अंदर इज नॉट अ बैड टोटल। लेकिन जिस तरह हमारे कुछ बैट्समैन आउट हुए या जो रन आउट हुए या इस तरह जो गलती थोड़ी सी जो थी वो थोड़ा, वरना पाकिस्तान और आज 330 रन के करीब होता, और ये कि कुछ विकेट्स इन हैंड होती तो काफी अपर पोजीशन हो जाती। अभी डाइसी है, उन्होंने जरा सा अच्छा स्टार्ट मिला, उनकी 2 विकेटों ने अगर 150-200 के करीब कर गया तो फिर ये लीड इस तरह की ले इंपॉर्टेंट होगी लीड वो बहुत ज्यादा। तो उनका कल का पहला जो सेशन है, बल्कि ऑल थ्रू आउट द डे जब तक उनकी इनिंग है वो इंपॉर्टेंट होगी इंग्लैंड के लिए, स्पेशली इफ दे वांट टू विन दिस। अच्छा शोएब, आज 4 विकेटें अगरचे जैक लीच ने ली, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और 100 विकेटें ले चुके हैं इंग्लैंड की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वहां पर जो बॉलिंग की है लेग स्पिनर रेहान अहमद ने, जिसने अपना डेब्यू किया, अभी 18 बरस उम्र है, उसके वालिद नईम अहमद यहाँ मैदान में मौजूद थे अपने बेटे की हौसला अफजाई के लिए, और इसके रेहान के 2 भाई भी खेलते हैं, एक लेस्टर शायर से अंडर 19 लेस्टर शायर सेकंड 11 से खेलता है, एक 11 साल का है वो भी खेलता है। तो आप क्या देखते हैं, बॉलिंग में कुछ नजर आया, इसकी गुगली आपको लगी, और कुछ खामियां तो होती है, 3 फर्स्ट क्लास मैच खेला है शोएब। मीनिंग लंबी बॉलिंग की अभी आदत नहीं होगी इतनी ज्यादा, लेकिन उनका जो रिलीज है वो रीजनेबली अच्छा है, और उसके अंदर निब है उसके हाथ में, इसी के पहले दिन की विकेट के हिसाब से गेंद टर्न कर रहे हैं, और गुगली ज्यादा बड़ा टर्न हो रहा है देन हिज लेग स्पिन व्हाटएवर ही। उसकी वजह क्या समझते हैं आप? उसका देखिए, एक बॉलर किसी के हाथ में लेग स्पिन ज्यादा होता है, किसी के गुगली होती है, तो इनकी हाथ में गुगली ज्यादा है। और आप देखें कि इन्होंने जो फहीम अशरफ को जो आउट किया, राउंड द विकेट गेंद करने पे आ गए, और वहां से वो गेंद ज्यादा स्ट्रेटिश हुआ और वो थोड़ा सा टर्न हुआ और वो बिल्कुल बीट हो गए। तो सेंसिबल बॉलिंग भी की, उसके कैप्टन का माइंडसेट होगा कि तुम यहां से ट्राई करो। तो बात यह है कि नया बॉलर जरूर है, लेकिन वो नर्व्स उसने शो नहीं किए कि ये उसका पहला बड़ा ओकेजन है, ये बहुत बड़ा साइन है, बहुत अच्छा साइन है, और आई एम श्योर कि ये आगे चल के इंग्लैंड की टीम को और हेल्प करेगा। एक और चीज शोएब कि आपने नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस खेले, स्कोर भी किए, 500 से ज्यादा रन हर टीम के खिलाफ स्कोर किए, आप समझते हैं टिपिकल नेशनल स्टेडियम विकेट है, या आप समझते हैं? नहीं इकबाल भाई, यहाँ का इतना जबरदस्त विकेट, इससे ज्यादा मे भी शायद फर्क के अलावा दूसरा विकेट में यहाँ सबसे फास्टेस्ट खेला हूं। जो कीपर जो है, जहां नॉर्मल वसीम वकार पे खड़े होते थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज, इतनी ग्रीन टॉप ग्रास थी उसके ऊपर, और कीपर 5 से 8 कदम और पीछे खड़ा होके चेस्ट थाई के ऊपर यहाँ आके गेंद कलेक्शन कर रहे फिर क्या हो गया अचानक? तो बनाना चाहे तो पाकिस्तान बना सकता है, लेकिन खेलेगा कौन? मैंने तो चलो 200 रन कर दिए थे उस विकेट के ऊपर, लेकिन अब ये वाले प्लेयर तो बॉल को फॉलो भी करते हैं, और बाउंसर के ऊपर भी आपने देखा कि उन्होंने बाकायदा ट्रैप करते हैं बाउंसर के ऊपर, और फिर आउट भी करने की कोशिश करते हैं। अजहर अली आउट हुए शॉर्ट पिच डिलीवरी के ऊपर, उन्होंने यूं करके खेला। शान भी फुल टॉस पे आउट हो गए। रिजवान वो तो खैर फुल टॉस तो वन ऑफ दोज डेज बैड लक भी हो गई, लेकिन ये कि इसीलिए मैं सोचता हूं कि रमीज आगे कह रहे हैं कि जी T20 की टीम बनाएंगे। T20 में आपने देख लिया, एक आसिफ के ऊपर जो यूएई में उन्होंने 2-3 छक्के मारे, तो कि जी अब पूरी टीम ही शायद मारेगी, लेकिन आपने देख लिया ना, आधे ग्राउंड के ऊपर हमारे सुपरस्टार हिटर्स जितने थे वो आउट हो रहे थे। अभी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, तो ज्यादा पीछे भी नहीं, अभी फ्रेश मेमोरी में सबके होगा। तो T20 में जब नहीं लग रहे तो टेस्ट मैच में क्या उनके शॉट लगने हैं। और उसके अंदर अगर आप
ऐसे इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर अगर विकेट थ्रो करके आउट होते हैं तो वाइब्रेशन गोज डाउन टिल द लास्ट बैट्समैन और टीम मोरली पूरा एकदम गिर जाता है। तो ये बेकार की बातें हैं, या सिर्फ दिमाग में एक चीज आई या दूसरी टीम फास्ट बॉलर खेल रही है तो हम भी इस तरह, तो अपनी चाल चले तो ज्यादा। कौवा हंस की चाल भी भूल गया। अच्छा ये बताइए टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से शोएब क्या कहते हैं? देखिए इमामुल हक तो अनफिट हो गए जिसकी वजह से शान मसूद को मौका मिला, अजहर अली अपने कैरियर का आज आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उनको मौका मिला, लेकिन सरफराज अहमद को हम तवक्को कर रहे थे कि शायद उसे वापस लाया जाए। वो नेशनल स्टेडियम कराची में कोई टेस्ट मैच नहीं खेला सरफराज जब से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। आपकी रीजन क्या समझते हैं? रिजवान की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, गुज़िश्ता 10 टेस्ट इनिंग्स में 236 रन थे और आज 11वीं इनिंग्स के 19 रन को मिला लें तो 255 रन 11 इनिंग्स में। देखिए क्लियर इंटेंट नजर आ रहा है कि ये दिस हैड बीन डन पर्पसली। उसको 3 फॉर्मेट का कैप्टन को आप ओवरनाइट चेकआउट करके बिल्कुल दीवार से लगा रहे हैं, नहीं 15 से बाहर नहीं कर रहे, टीम में रख रहे हैं। पिछले मेरे ख्याल 2 साल हो गए, बिल्कुल 2 साल में मेरे ख्याल 1 आध वनडे या 2 मैच वनडे मैचेस 2 साल के अंदर उसको दिए और आज बिल्कुल उसका चांस इजीली बन रहा था और उसके अंदर रिजवान को अगर रेस्ट करा देते कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन इसको नहीं खिलाने का मतलब ही यही है कि जी बिल्कुल ही टीम में सामने नहीं लेके आएंगे, वरना ये कि अगर इसने परफॉर्मेंस दे दी तो फिर वापस से इसको टीम में रखना पड़ेगा और फिर इसकी तो बाज दफा से ज्यादा पाकिस्तान का नहीं सोचा जाता। अपनी दोस्ती यारियां टीम में भी निभाई जा रही हैं और पीसीबी में के जो हायर जो पोजीशंस हैं वो उनका क्लियर कट इंटेंट नजर आ रहा है कि सारी दोस्ती यारी करके पाकिस्तान का ये लोग नहीं सोच रहे। तो इस तरह से टीम कैसे बनेगी शोएब? तो जाहिर सी बात है, इसीलिए पाकिस्तान का आप देख लेना पैटर्न जो हारने का है, टेस्ट मैच ऑन द ट्रॉट मतलब फिर आपको मजबूरन इतनी ज्यादा स्लो विकेटें क्यों बनानी पड़ती हैं? इसलिए कि आपको डर है कि फास्ट विकेटें बनाएंगे तो हम बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाएंगे। इन विकेटों पे हम कुछ तो कैरी ऑन मैच को आखिरी 4-5 दिन तक शायद लेके चले जाएं, यही तो रीजन है, वरना तो 3 दिन में मैच खत्म होने शुरू हो जाए। इसी के इनके पास पीछे बैकबोन चाहिए होती है, कोई भी कन्फ्रंट करने के लिए टेक्निकल एबिलिटी चाहिए होती है। पाकिस्तान के प्लेयरों में वो टेक्निकल एबिलिटी नहीं है। जब मुश्किलात आती हैं तो वो सरवाइव करके टीम को अक्सर देखने में आता है कि वो कॉर्नर हो जाते हैं, गिर जाती है टीम, और वहां से निकालने की एबिलिटी बहुत कम मैचेस में देखने में आई पिछले 1-1.5-2 सालों के अंदर की बात कर रहा हूँ। लेकिन शोएब अगर आज कॉम्बिनेशन को देखें, आपके पास फास्ट बॉलर ही खत्म हो गए। आज वसीम जूनियर को इन्होंने टेस्ट कैप दी, 7 फर्स्ट क्लास मैचेस वो खेला है, सिर्फ 20 विकेटें, और आपके पास है ही नहीं कोई। शाहीन शाह अफरीदी अनफिट, हारिस रऊफ अनफिट, नसीम शाह अनफिट, तो और वो मोहम्मद अली इतना इंप्रेसिव नहीं रहा, उसको ड्रॉप किया। फहीम अशरफ को एक और मौका दिया। आप समझते हैं वसीम जूनियर को जो टेस्ट कैप दिए तो इसका मतलब हमारा बैकअप में फास्ट बॉलर ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। बिल्कुल, इससे यही बात है कि अगर पिछले टेस्ट में आप देख लें फहीम अशरफ एक तरफ से गेंद कर रहा है, एक तरफ से मोहम्मद अली गेंद कर रहे हैं, तो और इसमें कुछ प्लेयर्स है जो अब्बास वगैरह या दूसरे कुछ मीर हमजा का, उसको बैक करना चाहिए ना। जो बेंच के ऊपर जो प्लेयर्स हैं, इंजरी तो देखें किसी वक्त किसी को भी हो सकती है, पर क्रिकेट के बाहर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है ग्राउंड में इंजरी हो। तो उसके लिए प्लेयर्स बैकअप आपके पास उसी कैडर का प्लेयर होना चाहिए और उसके लिए तैयारी करानी पड़ती है और परसिस्टेंटली उसके पीछे आपको कुछ जैसे फास्ट बॉलर्स को लगाना पड़ता है कि ये मेंटली भी वहीं रहे और इसने क्या करना है। जब मुश्किलात आएंगी, विकेट ऐसा है तो फिर लेंथ लाइन क्या होगी, बैट्समैन का ये स्ट्रांग पॉइंट है तो आपकी लाइन क्या होगी, उस पर बात करनी चाहिए, इनको गौर करना चाहिए, अपडेट करते रहे। अगर वो नहीं भी खेल रहा तो इस तरह प्लेयर बनते। हम आपको बताते चले कि 304 रन के जवाब में इंग्लैंड की पहली विकेट गिर गई है। पहले ही ओवर में ज़ैक कराली को LBW आउट किया अबरार अहमद ने, और खास बात यह कि पाकिस्तान ने दोनों स्पिनर से बॉलिंग शुरू कराई है, नुमान अली और अबरार अहमद से। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे इस टेस्ट के हवाले से। बज़ाहिर पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम है, हमारा इंतजार कीजिएगा।
स्पोर्ट्स पेज में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद और पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की एक विकेट गिर चुकी है। ब्रेक पर जाने से कबल मैंने आपको बताया कि ज़ैक क्रॉली जो है वो 5 गेंदों के मेहमान साबित हुए और अबरार अहमद जो मिस्ट्री लेग स्पिनर है उनकी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। और खास बात यह है कि इंग्लैंड ने इस मरहले पर, जबकि अभी तकरीबन 6-7 ओवर्स बाकी हैं, इंग्लैंड ने इस मरहले पर नाइट वॉचमैन भेजने के बजाय रेगुलर बैट्समैन को भेजा है। बेन डकेट तो क्रीज पर थे ही और ऑली पॉप आए। शोएब क्या कहेंगे, उनका माइंडसेट ही डिफरेंट नजर आता है, वरना अमूमन जैसे एंड ऑफ क्लोज है, आज डेज प्ले खत्म होने वाला है, तो उस वक्त किसी नाइट वॉचमैन को भेजते हैं, लेकिन उन्होंने रेगुलर बैट्समैन को भेजा है। नहीं इकबाल भाई, इसमें रेगुलर बैट्समैन जब 5-7 ओवर होते हैं ना तो रेगुलर ही भेजा जाता है ज्यादातर। 1-2 ओवर रह गए हों तो फिर कोई एक नॉन रेकग्नाइज जो नाइट वॉचमैन के नाम जिसको दिया जाता है वो आते हैं। तो उन्होंने वो सही किया, अपने रेगुलर ओपनर्स भेजे। और जो लेकिन अब तो मगरिब सूरज गुरूब होने वाला है, 6-7 मिनट रह गए, तो इसका मतलब 7 ओवर तो मुकम्मल नहीं होंगे ना शोएब? हाँ, जब तो नहीं होंगे, लेकिन ये कि ये बैट्समैन के ऊपर भी होता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। अगर वो कोई सीनियर प्लेयर बोले कि जी आई एम मोर कंफर्टेबल, इस किस्म की चीज। लेकिन देखें, जो टीमें जो बड़ा दिल रखते हैं प्लेयर, टीमें और चैलेंज कबूल करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ठीक है यार, हम आज इसको नया बॉल है, इसके ऊपर हमें हो सकता है लूज बॉलर मिले तो 2-3 चौके लगे तो मैं कोई 15-18 रन के ऊपर नॉट आउट जाऊंगा और कल आगे 50 करके सेंचुरी। That's how you plan your innings। सही। तो इसमें गलती, फिर भी अभी आउट जरूर हो गए, लेकिन डिसीजन मैं समझता हूँ फिर भी करेक्ट था। अच्छा शोएब, मतलब अब क्या आप समझते हैं कि इन्होंने नविश्ते दीवार बता दिया है सरफराज को? 49 टेस्ट मैचेस खेला है। 2010 में इसने होबार्ट में अपना कैरियर शुरू किया था। फिर आपने सही कहा कि कहाँ वो तीनों फॉर्मेट का कप्तान था, कहाँ बिल्कुल इसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका गया। आप समझते हैं ये मैसेज है सरफराज के लिए कि वो खुद ही छोड़ दे, जिस तरह अजहर अली ने छोड़ दिया, या सरफराज को भी खेलना चाहिए? बिल्कुल, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। क्या अजहर को भी वाकई कह के उन्हीं के ऊपर डिसीजन है, उन्हीं के ऊपर डिसीजन है करके उनसे कहलवा ही दिया। जैसे एक टाइम के ऊपर जब हम बांग्लादेश से वापस आए थे T20 वर्ल्ड कप में, तो हफीज को भी इसी तरह साइडलाइन करके कैप्टनसी से हटवाया गया, जो कि अनकॉल्ड फॉर था, जरूरत नहीं थी, लेकिन उसको जबरदस्ती हटवाया। तो ये अभी भी, और सरफराज का भी यही है कि जब इस तरह नहीं खिलाएंगे, हर मौके के ऊपर मौका बन रहा है लेकिन खिलाया नहीं जा रहा, तो फिर डेफिनेटली वो देयर वुड बी अ टाइम व्हेन ही विल थिंक अदरवाइज। लेकिन शोएब, अब तो वही सूरत हाल नजर आ रही है। आपको याद होगा 22 बरस कबल जो है अभी बाबर आजम ने जो है वो लिया है रिव्यू अंपायर के डिसीजन का, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी बेन डकेट के खिलाफ। 22 बरस पहले अंधेरा हो गया था, लाइट टावर्स, बाहर की लाइटें जल गई थी। उस वक्त लाइट टावर्स कंडीशन में शामिल नहीं थे कि आप लाइट टावर्स जो है वो जला सकते। आप समझते वही सूरत हाल है, बिल्कुल अंधेरा है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, आप ये देखें, ये एलबीडब्ल्यू का जो था शोएब, कि जिस तरीके से गेंद भी नहीं है और अंपायर की कॉल है, ये अंपायर ने नॉट आउट करार दिया है। और इसमें अब देखते हैं कि अंपायर एहसन रजा ने तो इसे नॉट आउट करा दिया। रिजवान तो बड़ी जबरदस्त अपील कर रहे हैं। आपकी क्या राय है शोएब इस हवाले से? हो सकता है कि गेंद शायद ऊपर से, वरना ऑफ स्टंप का टॉप का हिस्सा पे लगेगी, या गेंद या तो जस्ट ऊपर शायद निकल सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ गई है ये चीज। ये देखें, गेंद बहुत ज्यादा पीछे पड़ी हुई है, लेकिन बाउंस लो है, वरना इस तरह का बाउंस। और ऑफ स्टंप भी नजर आ रहा है शोएब, है ऑफ स्टंप नजर आ रहा है, तो चांसेस हैं कि हो सकता है कि ये रिव्यू लॉस्ट के जस्ट ऊपर थी, तो रिव्यू लॉस्ट हो गया ना। देखे ना, ये रिव्यू लॉस कर दिया उन्होंने। अच्छा, अंपायर ने देखे। ये देखिए, वो बाहर पिच हुई थी, बाहर, इसलिए आउटसाइड। अच्छा शोएब, अब इस पर हम मजीद बात करेंगे, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और इसके साथ ही खेल खत्म हुआ आज पहले दिन का, और पहले दिन खेल के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान की पहली इनिंग्स के स्कोर 304 रन के जवाब में 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन बनाए थे। ज़ैक क्रॉली, जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी पिंडी में, वो आज बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शोएब मोहम्मद से मजीद डिस्कस करेंगे आखिरी सेशन में 29 ओवर्स में 107 रन बने और 6 विकेटें गिरी। इस पर हम मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारा इंतजार कीजिएगा।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कराची टेस्ट के हवाले से। तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज से शुरू हुआ नेशनल स्टेडियम कराची में। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। पाकिस्तान की पूरी टीम 304 रन बनाकर 79 ओवर्स में आउट हो गई और आज जब खेल खत्म हुआ तो 3 ओवर्स का आज खेल हुआ था और 3 ओवर्स के खेल के बाद इंग्लैंड ने 7 रन बनाए थे और उसके एक बैट्समैन जाक क्रॉली जो थे वो आउट हुए थे। शोएब, बाबर आजम रन आउट हुए। हम आपको पहले दिखाएंगे कि बाबर आजम इतने तजुर्बाकार बैट्समैन 78 पर वो बैटिंग कर रहे थे और वो जिस अंदाज से रन आउट हुए, आप क्या समझते हैं गलती किसकी नजर आती है आपको? देखिए, दोनों की गलती है। मैं आपको अगर दिखाएं टीवी के ऊपर तो बात कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब उन्होंने शॉट खेला, सलमान अली तो सामने से जब बाबर वो जो रन लेने के लिए उनके राइट हैंड साइड पे कैचिंग पे एक फील्डर खड़ा था, तो जब बॉल वहां गई उस तरफ स्क्वायर लेग की तरफ, तो वो फील्डर के सामने ब्लाइंड आई हो गई हुई थी, इसलिए लेकिन उन्होंने कॉल उनको नहीं करनी चाहिए थी, जैसे कि टाइट रन था। सलमान को पहले कॉल नहीं करनी चाहिए थी। जब उसने कॉल कर दी तो उस वक्त बाबर की दूसरी गलती ये थी कि उसने सिर्फ उसकी कॉल की तरफ सीधे देख के भागा और फिर जब 2 कदम ले लिए थे फिर उसने राइट हैंड साइड के ऊपर नजर दौड़ाई और फिर इट वाज टू लेट। वो स्ट्रगल कर रहे थे तो और उनका पंजा मेरे ख्याल से वो ही वाजंट रेडी फॉर दैट। ये गलती थी। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन खेले बहुत अच्छा खेले बाबर। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी ने। अपना प्रोग्राम करते हैं जियो टेलीविजन पर स्कोर के नाम से और याया भी नेशनल स्टेडियम कराची में हमारे साथ मौजूद थे। पहले इनसे बात करते हैं कि जो अफवाहों का बाजार गर्म है याया कि नजम सेठी जो है वो चार्ज लेने वाले हैं। पीसीबी के आज कई ऑफिशियल आपको नेशनल स्टेडियम कराची में नजर आए, चाहे वो सलमान नसीर हो, फैसल हसनैन हो, उस्मान वाला हो, जाकिर खान हो, पूरा पीसीबी मौजूद था। आपके पास क्या इतलात हैं कि ये बात दुरुस्त है कि नजम सेठी, हर चैनल ये चला रहा है कि नजम सेठी जो है वो पीसीबी के चेयरमैन का दोबारा चार्ज लेने जा रहे हैं? मिर्जा इकबाल बेग साहब, जब से ये हुकूमत तब्दील हुई है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अप्रैल 2022 में वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला है, तब से ये क़यास आराइयाँ और ये चहमगोइयाँ हो रही हैं। और ये पहली मुलाकात नहीं है नजीम अजीज सेठी साहब की। आज जो उनकी जो है वो ब्रंच के ऊपर अपनी अहलिया के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। इससे पहले भी वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लाहौर में मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन ये एक ऐसे मौके पर मुलाकात हुई है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि बहुत अहम मौके पर ये मुलाकात हुई है और अगले आने वाले चंद दिन इंतहाई अहमियत की हामिल होंगे एतबार से कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही है। इससे पहले भी नजम अजीज सेठी साहब का नाम जो है वो सामने आया है बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन उसके बाद फिर ऊँट किसी करवट बैठा नहीं। लेकिन अब आगे आने वाले चंद दिन इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। आपको पता है कि ये आखिरी टेस्ट मैच है और आज टेस्ट मैच का पहला दिन था। अच्छा, आप क्या समझते हैं रमीज राजा थोड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं? क्योंकि आज जब टीवी के लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने उस वक्त भी कहा कि मीडिया जो है वो नेगेटिव हेडलाइन ना बनाए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पक रहा है जिसका फ्रस्ट्रेशन का वो इजहार कर रहे हैं, या आप समझते हैं ये उनकी आदत है कि वो मीडिया को आड़े हाथों लेते हैं? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा का ये कहना है कि मीडिया नेगेटिव हेडलाइन ना बनाए, ये बात मेरे समझ से इसलिए बात है तो वो ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तब्दीली के हवाले से बात कर रहे हैं। तो देखें, एक अहम मौका तो है कि नजम अजीज सेठी साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कैंडिडेट हैं, उनका एक ऐसे मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिलना जो कि पैटर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, और उसके बाद फिर मीडिया तो स्पेकुलेशन करेगा, सवाल तो उठेंगे। हाँ, रमीज हसन राजा साहब तो इसका जवाब नहीं दे सकते। हाँ, वो ये बात कर चुके हैं कि लाइन इंचार्ज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिनकी अब तक सिर्फ एक ही मुलाकात हो सकी है रमीज हसन राजा से। लेकिन ये कहना है कि नेगेटिव हेडलाइन ना दें, देखिए रमीज हसन राजा साहब अपना काम करें, मीडिया को अपना काम करने दिया जाए। और टीम परफॉर्म नहीं कर रही, दोनों टेस्ट मैच हार गई है, फिर उसके बाद आप ये कहें कि नेगेटिव हेडलाइन ना दे, ये बात मेरे समझ नहीं आई। और वो किस तनाजुर में और किस सिनारियो में ये बात कर रहे हैं, ये इंतहाई आमद कहाँ मिले।
आखिरी सवाल आया, आप भी मसरूफ हैं, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से रमीज राजा साहब ने हैंडल किया इन मामलात को, आपको याद होगा कि वो साबिक वजीर आजम इमरान खान के कहने पर पीसीबी के उनकी आशीर्वाद की वजह से वो बने थे चेयरमैन, और उन्होंने पहले भी ये बयान दिया था कि जिस दिन इमरान खान गए उस दिन मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया। अब आप समझते हैं कि आप उनके दौर को अगर मुख्तसरन बताएं, आप समझते हैं कि जो 13 सितंबर 2021 से अब तक का जो दौर था वो उनका बेहतरीन दौर गुजरा है? वो तो कहते हैं कि हमने खिलाड़ियों के मुआवजे में इजाफा किया, अब तक 191 टेस्ट क्रिकेटर्स को पैसे ही नहीं मिले, खबरें आ रही हैं और बहुत सारी चीजें। आप कैसे देखते हैं उनके इस दौर को? लेकिन जहां तक मुआवजे मिलने की बात है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से मौके पा चुका है और वो इस तमाम मामले को किसी और अंदाज में डिस्क्लोज कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि जी कुछ देर हो रही है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं हुए हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन जहां तक आप रमीज हसन राजा के टेन्योर की बात कर रहे हैं, बस के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, ये फैसला रमीज राजा ने नहीं करना कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छा काम नहीं किया, ये तो मीडिया फैसला करेगा, ये तो क्रिकेट पंडित फैसला करेंगे, ये तो क्रिटिक फैसला करेंगे उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। अब एक बैट्समैन अगर ये बात करे कि जी मैं बहुत बड़ा बैट्समैन हूँ, मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ, लेकिन अगर वो अपनी टीम में जगह बरकरार नहीं रख सकता है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, तो इसका खुलासा तो मीडिया करेगा। रमीज हसन राजा साहब ने जो अच्छे काम किए हैं, उन्होंने खिलाड़ियों की, जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं उनकी पेंशन बढ़ाई, इसको बिल्कुल सराहना चाहिए। लेकिन ये कहना कि जी मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। ये फैसला तो आने वाला वक्त करेगा जब वो रहते हैं या नहीं रहते। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद याया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। शोएब, आप क्या समझते हैं रमीज के दौर में मिली जुली कारकर्दगी रही? आपका क्या ख्याल है? अगर मैं आपसे पूछूं, आप तो उनसे जो है वो टेस्ट क्रिकेट वो 84 में खेले, आप 83 में खेले, आप तो सीनियर हैं उनसे। जी हाँ, बेशक। और बात यह है कि रीजनेबली कुछ स्टेप्स उन्होंने, जिस तरह ये जो याया ने 2-3 जो बातें की, पेंशन वाली, ये बहुत बिल्कुल सही वो था, लेकिन बिल्कुल ही इसके अंदर जो वो डिसीजन ऑफ वो जो विकेट पिचेस जो बाहर से ड्रॉप इन पिचेस का वो आइडिया टोटली सुपर फ्लॉप आइडिया था, और उसका कोई एडवांटेज पाकिस्तान में नहीं हो सकता था। इसी के 2 विकेटें आप बना के पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट होती है, या तो पूरे पाकिस्तान के लिए वो कर आए, लेकिन जब पाकिस्तान में ये चीजें अच्छी हो सकती हैं तो उन लोगों को लगाए ना, जो वो इन चीजों, जो अवेलेबल चीजें, ये थोड़ी है कि आप दुनिया भर की हर चीज जो यहाँ नहीं है वो फिर यहाँ से यहाँ मंगवाई जाए और लगवाई जाए, तो यहाँ वाले कहाँ जाएंगे? लेकिन वो मुतासिर है ना गैर मुल्कियों से बहुत, आपने नोट किया होगा, गैर मुल्की कोचेस भी वो डोमेस्टिक सर्किट में लेकर आए। पाकिस्तान जूनियर लीग में उन्होंने गैर मुल्की क्रिकेटर्स को मेंटोर किया, इससे करोड़ों रुपए उनको दिए गए। तो आप नहीं समझते कि वो मुतासिर है गैर मुल्की? टोटली अनकॉल्ड फॉर ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है। तो वरना फिर पाकिस्तान के प्लेयर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना रहे होते, ना विकेटें ले रहे होते, ना ट्रिपल सेंचुरी कर रहे होते, और इस किस्म की चीजें, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। और लोग और मैंने तो आपके पिछले प्रोग्राम में कहा, पाकिस्तान से ज्यादा लिटरेट कौम है हमारी, क्रिकेट को हर चीज A to Z समझती है। बेशक दूसरी चीजों में कमी होगी, लेकिन क्रिकेट के अंदर 19-20 नहीं होता, मेजॉरिटी को आप उठा के देख लें। तो ये चीज कहना कि जी क्रिकेट मैंने खेली है तो दूसरों ने भी खेली है, तो ऐसा बेकार की बात। आप उनके रवैये में कोई तब्दीली महसूस हुई, कोई एरोगेंट टाइप का? वरना जो चेयरमैन बनने से पहले बड़े अच्छे फ्रेंडली थे, बहुत ज्यादा। नहीं, ये वो उसका हंसी मजाक करने का, विटीनेस, वो तमाम चीजें उसकी वैसी, मैंने तो यही देखा। he is a very nice person in other words, लेकिन ये कि चेयरमैन होने के बाद there are some, of course वो मुश्किलात जरूर आती होंगी कि all the 24/7 प्रेशर और छोटे काम बड़े काम, और उसके अंदर मेंटली इंसान फिटीग में आ जाता है। लेकिन ये कि करेक्ट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन में फर्क है, और आप अगर फॉल्स मेजर्स के ऊपर अपने डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे, अब इससे अंदाजा लगा लेना। मैंने भी एक यहाँ वो डाली थी पीसीबी की, वो जो आया था ऑनलाइन कराची स्टेडियम के लिए, जो भी चीज थी, इसके अंदर मेरे वो रिकॉर्ड्स हैं कि जो पूरे पाकिस्तान में कोई प्लेयर मैच कर ही नहीं सकता। क्या जवाब आया? मुख्तसर इन शॉर्ट ये है कि वो उसको डिसॉल्व कर दिया और एक वनडे मैच प्लेयर वाले को उठा के रख दिया, जबकि मेरा एक्सपीरियंस तमाम चीजें, तो ये नहीं कि मैं नहीं कि मुझे नहीं लिया, लेकिन ये देखें कि किस तरह दोस्ती यारियां निभाई जाती हैं और किस तरह
करेक्टिव मेजर्स की जगह आप गलत डिसीजन लेंगे तो आपके ऊपर पॉइंट आउट होगा। ऐसा नहीं है कि आप ओवरलुक कर दें और लोग भूल जाएं। शोएब मोहम्मद से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद के साथ स्पोर्ट्स पेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आपको बताते चलें कि आज पहला दिन था कराची टेस्ट का। पाकिस्तानी टीम 304 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 78 रन बाबर आजम के थे। उसके अलावा सलमान अली आगा ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। 45 रन अजहर अली ने अपनी आखिरी टेस्ट मैच में स्कोर किए और जब खेल खत्म हुआ तो इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन बनाए थे। शोएब, अगर इसकी हम बात करें, फिर हम दूसरे मौजूआत पर भी आएंगे, तो आप समझते हैं कि 1 विकेट लेने के बाद अब पाकिस्तान की पोजीशन और काफी बेहतर हो गई है? वही जाक कराली है जिसने रावलपिंडी टेस्ट में सेंचुरी बनाई थी। बहुत फास्ट पेस से खेलते हैं और उनका बैट रुकता नहीं है, रन फ्लो उनके इजी एक्सेस मिलता रहता है। जैसे कि ही गॉट अ वेरी गुड टेक्निक एट द सेम टाइम। लेकिन ये अबरार की बहुत अच्छी बॉल थी, थोड़ा नया बॉल था तो स्किड भी हो रहा था, स्किड होके बहुत तेजी से सीधा आके प्लम लेग बिफोर वो आउट हुए। लेकिन ये आके उसी फ्लो के साथ खेलेंगे जो पिछले टेस्टों में। लेकिन दैट इज द टाइम के पाकिस्तान के प्लेयर कैचेस, रन आउट, हाफ अ चांस मिस न करें। और वो अगर मिस नहीं करते तो इनको पोजीशन बेहतर है, लीड मिलेगी। लास्ट इनिंग इन्होंने खेलनी, इनको प्रेशर होगा ऑल थ्रू आउट दिस टेस्ट। ठीक है, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हाफिज मोहम्मद इमरान ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब, शेर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वक्त चूंकि बहुत कम है, मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। आप लाहौर में क्या पीसीबी के कॉरिडोर में कोई हलचल मची हुई है? क्योंकि आपको भी कहा जाता है कि नजम सेठी साहब के आप बड़े करीब हैं। क्या लाहौर में कोई ऐसी हलचल मची हुई है कि नजम सेठी साहब चेयरमैन बनने वाले पीसीबी? देखिए, हलचल तो है और ये हालात काफी अरसे से उस तरफ जा रहे थे, काफी वक्त से, काफी महीनों से थे कि कुछ चीजें ऐसी चल रही थी जिसमें हुकूमत ये सोच रही थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली लाए। और आज जैसा कि मुलाकात भी हुई है शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान की पीसीबी के साबिक चेयरमैन, पंजाब के साबिक निगरान वजीर आला नजम अजीज सेठी साहब से और उनकी आलिया मोहतरमा से भी, जो कि पंजाब की मेंबर भी हैं, तो वो चीजें जो कि काफी महीनों से चल रही थी, अब ये लगता है कि हतमी मरहले की तरफ खेल जा रहा है। और ये भी इतना आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि उनका जो 2014 का आइन है उसकी बहाली के ऊपर हुकूमत ने फैसला किया है। और अगर वो बहाल होता है तो आप देखें कि फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी बहाल हो जाती है, फिर रीजनल क्रिकेट भी बहाल हो जाती है और फिर सारी चीजें अपनी जगह पर वापस आ जाएंगी। तो अभी तक जो आपका सवाल है उसमें ये है कि हलचल है और इसमें तेजी आ सकती है और आने वाले चंद दिन अहम हो सकते हैं और कोई बड़ी खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से और उसकी मौजूदा अहदेदारान के हवाले से सामने आ सकती है। लेकिन पीसीबी के चेयरमैन समेत पीसीबी के तमाम तर आला अहदेदारान आज मैंने खुद देखा नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद थे। तो आप क्या समझते हैं कि मोर्चा छोड़कर वो सब यहाँ आ गए? आप समझते हैं कि कोई मतलब पीसीबी के सारे अहदेदारान यहाँ मौजूद हैं? रमीज राजा साहब का आज फ्रस्ट्रेशन झलक रहा था जब उनसे सहाफियों ने, टीवी नुमाइंदों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा आप नेगेटिव हेडलाइंस बनाते। तो ये सब बातें किस जानिब इशारा करती हैं? एक साहब, ये तो एक समझने की बात है ना कि ये बताएं नेगेटिव हेडलाइन क्या है। आप होम सीरीज हार जाए इंग्लैंड से, वो आपके पिटाई लगाएं, वो आपको ऐसे बॉलिंग बैटिंग करें आपकी कि जैसा कि आप नेट्स में उनको बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। 2-0 से आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है, आपके पास स्पिनर्स नहीं है, आपके पास बैट्समैन नहीं है, तो नेगेटिव हेडलाइन क्या बन जाती है? भाई जब आप फाइनल खेले तो लोगों ने कहा आप फाइनल खेले, जब आप हारेंगे तो लोग कहेंगे कि आप फाइनल हारेंगे, जब आप लोगों के साथ उलझेंगे तो लोग मीडिया खबर लगाएगा कि उलझेंगे। तो ये चाहते क्या है कि ये जो मतलब है कि सिर्फ ये कहें कि रात है तो हम कहें कि रात है, ये कहें तो दिन है, हम कहें तो दिन है। हमारे सामने आग लगी हो तो हम क्या कहेंगे कि फूल बरस रहे हैं। हमारे सामने मंजिल पाकिस्तान क्रिकेट की तबाह हो रही हो तो हम क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के क्रिकेट में जो यहाँ पर तामीराती काम हो रहे हैं। लेकिन
सवाल ये पैदा होता है कि इनको क्या जरूरत है ये कहने की, ये जो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं यही तो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह किया है। आज इस हाल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट पहुंची है तो उसका जिम्मेदार मैं या शोएब साहब या इकबाल बेग साहब तो नहीं है, इसके तो जिम्मेदार वही लोग हैं ना यहाँ पर कराची में सबके सब जमा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान, वो सही कह रहे हैं। आपकी क्या शोएब करेंगे? बहुत अच्छा बात करी हाफिज साहब ने, और पिछले प्रोग्राम में भी बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने शो किए। और जाहिर सी बात है, आप अपना रॉन्ग डूइंग्स या गलत डिसीजन को दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकते। अगर वो आपको चुप कराएंगे तो लोगों को थोड़ी पता चलेगा कि जी अंदर की क्या बात है, या जो गलत जो डिसीजन जो लेते रहा है पीसीबी वो एक्सपोज हो। आप लोग का फिर काम क्या, वरना आप घर पे बैठ जाएं हाथ बंद करके। तो वो चीज बिल्कुल हाफिज साहब ने सही बताया, एक्सपोज किया है कि क्या रीजंस हैं। जिम्मेदारी कोई नहीं लेता शोएब के तबाही बर्बादी की, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, शिकस्त की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। जब मैच जीतते हैं तो सारे सब जमा हो जाते हैं कि जी मेरा नाम लेना, मेरा नाम लेना। यही पाकिस्तान का पैटर्न रहा है कि जो प्लेयरों को जाके बाकायदा कहा जाता है कि यार मेरा नाम लो। तो इस किस्म की चीजें बिल्कुल मतलब एक्सपोज होने वाली बातें लोगों को समझ तो होती है, लेकिन ये कि खुद ये इस तरह की बात करना कि जी नेगेटिव ना चलाएं, तो क्यों नहीं चलाएं? अगर गलती करेंगे तो फिर निशान अच्छा करते हैं तो फिर तारीफ भी तो करी जाती है। सही है। जब अच्छा करते हैं, बाबर आजम आज दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं तो उसकी तारीफ होती है ना। अब बुराई तो नहीं करते। आज उसने अच्छी इनिंग्स के लिए तारीफ की कि हम उसकी वजह से अभी 450 रन पाकिस्तान इजी करता था, वो एक रन आउट की वजह से इतना डेफिसिट हो गया। खैर एनीवेज, तो बात इन्होंने बिल्कुल, आपने भी सही पॉइंट आउट किया कि अपनी गलतियों को अंडर द कार्पेट छुपाने से छुपती नहीं है, एक्सपोज हो ही जाती है। दिन को दिन ही कहेंगे ना, रात आपके कहने पे तो नहीं कह सकते। जी रमीज साहब ने कहा है कि जी क्रिकेट उन्होंने खेली है इसलिए दिन को रात कहो। ठीक है, शोएब जो है वो क्रिकेट की तो बात कर रहे हैं, अब जरा सी आखिरी 1-2 मिनट है, बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल की तीसरी पोजीशन के मैच की। मराकश बमुकाबला क्रोएशिया, ये रात 8 बजे आज खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। शोएब, मोरक्को भाई बिल्कुल आपकी फेवरेट टीम है, आप उसको समझते हैं कि दे कैन बीट क्रोएशिया? जी बिल्कुल, दोनों बहुत अच्छी टीम है, दोनों ने इम्पैक्ट इस वर्ल्ड कप। क्रोएशिया लास्ट वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट है, फ्रांस से आ रही थी लास्ट वर्ल्ड कप में। लेकिन आप ये देखें ना, अर्जेंटीना को सऊदीया ने भी हराया है। हाँ, कि एक फाइनलिस्ट टीम को हरा के वो अंदर आए थे जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था। तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि बाज दफा टीमें अच्छी होती हैं लेकिन किसी के साथ अटैचमेंट हो जाती है आपके हर एक की मोरक्को के साथ है। देखते हैं कि अब मोरक्को आज क्या करती है क्रोएशिया के खिलाफ। मोरक्को ने बड़ी जबरदस्त फुटबॉल खेली इस पूरे वर्ल्ड कप में और बेशुमार बेइंतहा उन्होंने फैंस अपने बना लिए। आज सबको 8 बजे रात का इंतजार है। हम भी आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे। कल दूसरा दिन होगा इस टेस्ट मैच का, कराची टेस्ट का। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।